Hello guys and welcome back to your very own YouTube channel CA Dreamers. This is our next video of the chapter The Company Audit, in which we are going to discuss about the duties of auditor. In the last videos we have discussed about the rights of the auditor, in which we have read about the 5 rights of the auditor, which were right of access to books, right to obtain information and explanation from the officers, right to receive notices and to attend general meeting, right to report to the members of the company, and right to lien. Now in this video we are going to discuss about that what are the duties of the auditor regarding his audit duties. So let's begin. Section 143 of the Companies Act 2013 specifies the duties of an auditor of a company in a quite comprehensive manner. यानी कि जो भी ड्यूटीज हैं ऑडिटर की वो हमें कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143 में डिस्क्राइब करी गई है. It is noteworthy that scope of duties of an auditor has generally been extending over all these years. यानी कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम निकल रहा है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मार्केट में, तो उसके साथ साथ जो ऑडिटर है उसकी भी ड्यूटीज बढ़ जाती हैं. जैसे कि पहले के टाइम में जरूरी नहीं था कि ऑडिटर को कंप्यूटर्स की नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अब जब टाइम बढ़ गया है, कंपनीज जो है वो ग्रो कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही है, तो उसके साथ साथ ऑडिटर की भी ड्यूटीज बढ़ गई है कि अब उसे भी आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हर ऑडिटर को कंप्यूटर की बहुत अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. तो इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ऑडिटर की भी ड्यूटीज विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही हैं. सो फर्स्ट ड्यूटी क्या होती है ऑडिटर की? ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स. इंक्वायर का मतलब होता है आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर ऑडिटर कंपनी का ऑडिट करने गया है और किसी चीज से रिलेटेड उसे लगता है कि उसे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो वो बुक्स को एग्जामिन करके नहीं पता कर पा रहा है, तो उसे उस चीज के बारे में कंपनी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पूरी ड्यूटी होती है उसकी कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे. Now, it is the duty of auditor to inquire into the following matters. यानी कि ये जो भी चीजें यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें हमें ये बताया गया है कि किस किस चीज से रिलेटेड ऑडिटर को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured. यानी कि जो कंपनी है उसने जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं वो सिक्योरिटी के, और वो भी सिक्योरिटी के बेसिस पर दिए हैं, तो वो प्रॉपरली सिक्योर्ड हैं या नहीं है. यहाँ पर प्रॉपरली सिक्योर्ड का मतलब क्या है? जैसे कि हम सपोज एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए कंपनी ने लोन दे रखा है किसी और कंपनी को असेट्स के बेसिस पर, तो यानी कि जो ऑन द बेसिस ऑफ असेट एज अ सिक्योरिटी कंपनी मान रही है कि अगर कंपनी असेट लोन रीपे नहीं कर पाती है तो वो जिन भी असेट्स के बेसिस पर उसने लोन दिया है वो असेट्स को एक्वायर कर लेगी. लेकिन इस केस में कंपनी को सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जिन भी असेट्स के बेसिस पर कंपनी लोन दे रही है वो असेट्स एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में है या नहीं है. तो मतलब जो कंपनी है उसे पहले सारी छानबीन करनी चाहिए, उसके बाद ही लोन देना चाहिए किसी भी कंपनी को. तो इट मस्ट बी प्रॉपरली सिक्योर्ड. वो सिक्योर्ड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अनसिक्योर्ड हो और बाद में जाके कंपनी को पता ही नहीं है कि उसने लोन तो दे दिया लेकिन उसे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो जो भी लोन या एडवांसेस कंपनी दे रही है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड होने चाहिए. एंड वेदर द टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड, और जिन भी टर्म्स एंड कंडीशंस पर लोन या एडवांस दिया गया है कंपनी के थ्रू, आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स. यानी कि जिन भी टर्म्स एंड कंडीशंस पर कंपनी ने लोन या एडवांस दिया है वो प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए कंपनी के इंटरेस्ट में या फिर मेंबर्स के इंटरेस्ट में. प्रीजुडिशियल का मतलब होता है हार्मफुल टू समवन, यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऐसी ना हो कि आगे चल के जिनकी वजह से कंपनी को हार्म हो या फिर कंपनी के मेंबर्स को कुछ हार्म हो. नेक्स्ट, whether transactions of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company. यानी कि बुक्स ऑफ एंट्रीज में जो भी ट्रांजेक्शन्स कंपनी ने शो करी हैं, रिप्रेजेंट करी हैं, वो भी प्रेजुडिशियल नहीं होनी चाहिए कंपनी के इंटरेस्ट में, यानी कि हार्मफुल नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, whether the company not being an investment company or a banking company, यानी कि अगर कंपनी है, जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है या फिर बैंकिंग कंपनी नहीं है, इसके अलावा कोई कंपनी है, then whether so much of the assets of the company, यानी कि जो भी assets हैं कंपनी के वो as consist of shares, debentures and other securities, और जो भी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं या फिर कोई और सिक्योरिटीज हैं उस कंपनी की, have been sold at a price less than that at which they were purchased by the company, कि अगर उनको आज
करंट सिचुएशन में मार्केट में सोल्ड किया जाए तो उनका जो मार्केट प्राइस है यानी कि जो सेलिंग वैल्यू है वो उनकी परचेज कॉस्ट से कम तो नहीं जा रही है। तो ये सब चीजों के बारे में भी ऑडिटर को पता करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। मूविंग फर्दर, whether loans and advances made by the company have been shown as deposits, यानी कि जो भी लोन्स या एडवांसेस कंपनी ने दे रखे हैं वो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में एज अ डिपॉजिट शो करे हैं या नहीं करे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज whether personal expenses have been charged to revenue account, यानी कि जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है कंपनी के वो रेवेन्यू अकाउंट में तो चार्ज नहीं करे गए हैं, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट में तो शो नहीं करे गए हैं, उसका प्रॉफिट उधर रेवेन्यू अकाउंट में डेबिट ना करा गया हो, तो ये भी चीज जो कंपनी है उसे देखनी होती है। Moving further, where it is stated in the books and documents of the company, यानी कि अगर जो कंपनी की बुक्स या डॉक्यूमेंट्स है अगर उसमें ऐसा कुछ बताया गया है that any shares have been allotted for cash, यानी कि जो कंपनी है उसने अपने शेयर्स अलॉट करे हैं कैश के लिए या फिर इश्यू करे हैं कैश के लिए, then whether cash has actually been received in respect of such allotment, तो उस अलॉटमेंट के रिस्पेक्ट में क्या कंपनी को एक्चुअली में कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। एंड इफ नो कैश हैज एक्चुअली बीन सो रिसीव्ड, और अगर एक्चुअली में कंपनी को कोई भी कैश रिसीव नहीं हुआ है तो whether the position as stated in the account books and balance sheet is correct, regular and not misleading, और अगर कैश एक्चुअली में कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है तो जो भी अमाउंट कैश इन बैलेंस फिगर में बैलेंस शीट में कंपनी में शो करा गया है वो गलत तो नहीं है, क्या वो करेक्ट पोजीशन शो कर रहा है कंपनी की या नहीं कर रहा है, और जो भी अमाउंट है वो करेक्ट है यानी कि सही है, रेगुलर यानी कि कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है लास्ट 2-3 ईयर्स की उसके मुताबिक जो अभी का अमाउंट दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, बहुत बड़ा उसमें डिफरेंस है, एंड नॉट मिसलीडिंग, और ना ही वो मिसगाइड कर रहा हो किसी को भी, यानी कि जो है जैसा है वैसा ही रिप्रेजेंट करा गया हो। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि जो ऑडिटर है उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स को साइन करे और ये सर्टिफाई करे कि उसी ने कंपनी का ऑडिट किया है। सो एज पर सेक्शन 145 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग द पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, जो भी पर्सन को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया गया है कंपनी में, शेल साइन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसे ऑडिटर्स रिपोर्ट को साइन करना होता है, और साइन और सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, या फिर अगर कोई और डॉक्यूमेंट है कंपनी का तो उसे भी अपने सिग्नेचर्स करके सर्टिफाई करना होता है कि उसी ने कंपनी का ऑडिट करा है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 141 सबसेक्शन 2, और जो भी ऑडिटर उन ऑडिट रिपोर्ट्स को साइन करेगा तो वो साइन करने के साथ साथ सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को भी कंप्लाई करेगा, फॉलो करेगा। सेक्शन 141 में हमने इस चैप्टर में ऑडिटर की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने सबसे पहला ही सबसे पॉइंट पढ़ा था कि कोई भी पर्सन तभी एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है जब वो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और वही बंदा ऑडिट रिपोर्ट्स को साइन कर सकता है जो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा था। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 states that where a firm including a limited liability partnership, यानी कि अगर कोई ऑडिट फर्म है जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक ऑडिट फर्म है जिसमें हम LLP को भी इंक्लूड करते हैं और उसे एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया गया है कंपनी में, then only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm। तो यानी कि उस फर्म के सिर्फ वही पार्टनर्स ऑडिट रिपोर्ट को उस फर्म के बिहाफ पर साइन करके सर्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने ऑडिट करा है जो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अगर कोई पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो वो उन ऑडिट रिपोर्ट्स को सिग्नेचर करके सर्टिफाई नहीं करेगा। मूविंग फर्दर, द क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैटर्स, यानी कि जो कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनके बारे में ऑडिटर का जो भी ऑब्जर्वेशन है या फिर कमेंट है या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी मैटर से रिलेटेड which have any adverse effect on the functioning of the company, और ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज का कंपनी की फंक्शनिंग पर एडवर्स इफेक्ट है यानी कि गलत इफेक्ट है जो नहीं होना चाहिए, जो कंपनी के फंक्शंस के लिए ठीक नहीं है, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, he must mention that in the auditor's report and which shall be read before the company in general meeting। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है ऑडिटर का कि कुछ चीज या फिर कोई ऐसा
रूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह कंपनी फॉलो कर रही है जो कंपनी के फंक्शनिंग के लिए सही नहीं है, तो उस चीज के लिए भी ऑडिटर का ये काम नहीं है कि वो सही करवाएगा, बल्कि ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ वो चीज अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी है कि उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था जो कि सही है, और जो हो रहा है वो गलत है। तो वो चीज अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा ऑडिटर, और जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी वो प्रिपेयर करके देगा कंपनी को, वो कंपनी की जनरल मीटिंग में पढ़ के बताई जाएगी। Moving further, the next duty of the auditor is to comply with auditing standards, यानी कि जब भी ऑडिटर किसी भी कंपनी का ऑडिट करने जाता है तो उसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना होता है, इन्हें फॉलो करना होता है। ऐसा हर एज अ प्रोफेशन वो एक प्रोफेशनल है और हर प्रोफेशन के अपने कुछ एथिक्स होते हैं, एथिकल बिहेवियर होता है, वो फॉलो तो करना ही होता है। उसके साथ साथ ऑडिट के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक उसी तरह ऑडिट के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, उन्हें वायलेट ना करे। सो एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 के अकॉर्डिंग एवरी ऑडिटर शेल कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि हर ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में बताया गया है उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अपनी ऑडिट ड्यूटीज को परफॉर्म करना चाहिए। Further, as per section 143 subsection 10 of the Act, section 143 subsection 9 के अकॉर्डिंग उसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना चाहिए, और सबसेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रेस्क्राइब कर सकती है। That is, the central government may prescribe the standards of auditing as recommended by the ICAI in consultation with and after examination of the recommendations made by the National Financial Reporting Authority। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को रिकमेंड करेगी, प्रेस्क्राइब करेगी, वो तभी प्रेस्क्राइब करेगी जब आईसीआई नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ अगर कुछ जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है उसकी रिकमेंडेशंस क्या है, क्या उसका एग्जामिनेशन है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को लेकर के, जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आईसीआई को देगी तो आईसीआई को जो ठीक लगता है फिर वही स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग वो रिकमेंड कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें प्रेस्क्राइब कर सकती है एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 10। सो नेक्स्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज ड्यूटी टू रिपोर्ट, जिसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ 3 ड्यूटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट ड्यूटी टू रिपोर्ट विच वी आर गोना डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।